नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बीते साल हुई धर्म संसद में किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने यह बात सुप्रीम कोर्ट से कही है। दिल्ली में बीते साल 19 दिसंबर को एक धर्म संसद हुई थी जिसमें भड़काऊ बयानबाजी होने की बात सामने आई थी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने आरोपों की पूरी गहराई से जांच की और इस धर्म संसद के वीडियो और दूसरी सामग्रियों को भी देखा और ये पाया कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत वाली बयानबाजी नहीं की गई। इसलिए जांच के आधार पर धर्म संसद को लेकर दायर सभी शिकायतों को खारिज कर दिया गया है। पुलिस ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा भी दिया है और उसमें पुलिस से पहले सुप्रीम कोर्ट आने के लिए याचिकाकर्ताओं पर सवाल उठाया गया है। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ताओं के इस तरह के आरोप कि पुलिस और भड़काऊ बयानबाजी करने वाले लोगों के बीच में कोई मिलीभगत है, ये पूरी तरह बेबुनियाद और कल्पनाओं पर आधारित है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 15 साल में भारत के अखंड राष्ट्र बनने की कल्पना की है। हरिद्वार में उन्होंने प्रवास के दौरान कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा और ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की ही बात कहेंगे, पर यह बात हाथ में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई दोष नहीं, शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत पर बयान को लेकर कटाक्ष किया। पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा कि आप ऐसा 15 साल में नहीं 15 दिन में करिए। संजय राउत ने कहा कि अगर अखंड हिंदुस्तान की कोई बात करता है तो उसे सबसे पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हिंदुस्तान में जोड़ना होगा, विभाजन से पहले वाले पाकिस्तान को जोड़ना होगा। कंधार तक हमारी सीमाएं थीं, वो भी ले लीजिए, श्रीलंका को भी ले लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। राउत ने कहा कि लेकिन 15 साल का वादा मत करिए, 15 दिन में करिए या 2 साल में करिए, पूरा देश आपके साथ है, ये देश के लिए गर्व की बात है। कर्नाटक में आज राज्य के मंत्री के.एस. येचुरप्पा के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद डी.के. शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कई शीर्ष कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया। बता दें, ठेकेदार सतीश पाटिल ने कथित तौर पर आत्महत्या की और सुसाइड नोट में मंत्री येचुरप्पा पर कमीशनखोरी और मौत के लिए जिम्मेदार बताया, जिसके बाद राज्य कांग्रेस मंत्री येचुरप्पा का इस्तीफा मांग रही है। मंत्री और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ बुधवार को एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा ये कहे जाने कि अमेरिका भारत में बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन पर निगरानी कर रहा है। अब इस पर बुधवार को वॉशिंगटन में भारतीय मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टिप्पणी की। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि सोमवार को वॉशिंगटन में 2+2 बैठक में भारत में मानवाधिकारों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। लोग हमारे बारे में अपना विचार रखने का हक रखते हैं, लेकिन उसी तरह हमें भी उनके बारे में अपना विचार रखने का हक है। हमें उन हितों के अलावा लॉबियों और वोट बैंक पर भी बोलने का अधिकार है जो इन्हें हवा देते हैं। हम इस मामले में चुप नहीं रहेंगे। दूसरों के मानवाधिकारों को लेकर हमारी भी राय है, खासकर जब इनका संबंध हमारे समुदाय से हो। मैं आपको कह सकता हूं कि अमेरिका समेत बाकियों के यहाँ मानवाधिकार की स्थिति को लेकर हमारे पास कहने के लिए है। जयशंकर के इस जवाब को सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफ मिल रही है। इससे पहले एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि भारत के तेल खरीदने से चिंतित हैं आप, लेकिन यूरोप जितना तेल एक दोपहर में खरीदता है उतना भारत एक महीने में भी नहीं खरीदता है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा संभव नहीं है। बताना होगा कि बीते दिनों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एनडीए और यूपीए से इतर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद की है। ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव तमाम विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं और इन दोनों नेताओं की सियासी ख्वाहिश तीसरा मोर्चा बनाकर एनडीए के खिलाफ लड़ने और इस मोर्चे की कवायद करने की है। बेहद तजुर्बेकार नेता पवार ने कहा कि कांग्रेस अभी भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए उसे साथ लेना जरूरी है। गुजरात में कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने भी अब कांग्रेस पार्टी पर नाराजगी जताई है और अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पटेल ने कहा कि मेरी स्थिति पार्टी में उस नए दूल्हे जैसी है जिसकी नसबंदी करा दी गई हो। इसके साथ ही पाटीदार समाज के नेता नरेश पटेल को लेकर अभी तक कांग्रेस के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने को लेकर हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस पाटीदार समाज का अपमान कर रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पर बरसे हार्दिक पटेल ने पार्टी पर उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया जाता। कोई फैसला लेने से पहले वो मुझसे राय मशवरा नहीं करते हैं, तब इस पद का क्या मतलब है। पटेल ने कहा कि हाल ही में उन्होंने
राज्य में 75 नए महासचिव और 25 नए उपाध्यक्षों के नाम घोषित किए। क्या उन्होंने मुझसे एक बार भी पूछा कि हार्दिक भाई आपकी नज़र में कोई मजबूत नेता इस सूची में गायब तो नहीं है? सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान अब जनता के बीच जा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार रात पेशावर में एक बड़ा जलसा किया, जहां भारी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ जुटी। इस दौरान इमरान खान ने वर्तमान सरकार को इम्पोर्टेड सरकार बताया और कहा कि ये नामंजूर है। साथ में जनता ने भी इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर का नारा लगाया। यही नहीं, इमरान खान ने इस दौरान न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए। इमरान खान ने कहा कि शनिवार रात को अदालत लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। बता दें, कोर्ट के आदेश के बाद पिछले शनिवार को ही इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें इमरान खान बहुमत साबित नहीं कर पाए। वहीं इस पर हाईकोर्ट ने सफाई देते हुए कहा कि अत्यंत ज़रूरी मामलों के लिए कोर्ट के तय समय के अतिरिक्त भी सुनवाई हो सकती है। रूस की ओर से गुरुवार को कहा गया कि काला सागर में तैनात रूसी सेना का बड़ा युद्धपोत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। विस्फोट के बाद इसमें तैनात भी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बता दें, यूक्रेन ने दावा किया था कि उन्होंने युद्धपोत को मिसाइल से अटैक किया है। काला सागर बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र के गवर्नर ने दावा किया कि इस 12,500 टन के जहाज पर 2 मिसाइलें दागी गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।